Hello friends, welcome back to my channel. So friends, we have completed merger and acquisition, that is study note 8 of strategic performance management and business valuation. Then we have completed valuation model, that is almost 70% has been completed. Only net assets method of valuation of business has been left. But before going to solve that, you must understand the valuation of goodwill and share. Okay, before going to solve the question of valuation model on net asset method, you must understood the valuation of goodwill and valuation of share, because it is similar. In net asset you will have to calculate the value of goodwill, the value of share. Okay, so that is given in this study note 7. So first we will complete the valuation of goodwill and share, obviously, and after that we will go back to valuation model and we will solve the remaining question, that is after illustration 22 or 23 I think. ओके सो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी, अगर आपको मर्जर एंड एक्विजिशन चैप्टर कंप्लीट करनी है तो आप इंडिविजुअल चैप्टर को आई बटन पे क्लिक कीजिए, प्लेलिस्ट पे लिंक मिलेगी, सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ऑलमोस्ट 80-90% क्वेश्चन भी सॉल्व है, आप लोग वो उसको कर लीजिए। उसके बाद आप लोग वैल्यूएशन मॉडल में भी जा सकते हैं, या फिर आप पहले वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज़ कंप्लीट कर सकते हैं, देन आप लोग वैल्यूएशन मॉडल पे जा सकते हैं। अगर वैल्यूएशन मॉडल पे जाएंगे तब भी आपको आधे में रुकना पड़ेगा, देन यहाँ पे आके आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर सीखना पड़ेगा, देन जाके आप कर सकते हैं गाइस। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं आती, जो मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। आई ऑलवेज वांट कि कंसेप्चुअली पढ़ते जाओ, जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं बीच बीच में उसको कंप्लीट करते जाओ, ठीक है। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, दैट इज स्टडी नोट 7, वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ पेपर नंबर 20, दैट इज स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन। लेट्स स्टार्ट। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ओके, आप तो फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, आपको पता होगा गुडविल क्या होता है। स्टिल गुडविल फ्रेंड्स वो है, आपकी पहचान है, आपकी रेपुटेशन है, जिसकी वजह से एक नॉर्मल बिजनेस जितना अर्न कर सके आप उससे ज़्यादा अर्न करोगे। सिंपली दैट इज़ नोन एज योर गुडविल। ओके, अभी जैसे आपके गांव में या आपकी सिटी में एक नया ज्वेलरी का शॉप खुला, ठीक है, बट लालचंद ज्वेलर्स बहुत फेमस है, राइट। अभी लालचंद ज्वेलर्स का जितना सप्लाई होगा, जितना वो सेल करेगा, एक नया ज्वेलर आएगा तो उतना सेल कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। व्हाई? जस्ट बिकॉज ऑफ हिज गुडविल, ठीक है। अभी एक नया शॉप आता है, वो अगर 10 लाख का प्रॉफिट करता है तो जो एग्जिस्टिंग फॉर्म है वो 15 लाख का प्रॉफिट कर रहा होगा, राइट। तो ये जो 5 लाख का एक्स्ट्रा प्रॉफिट करता है ना, दैट प्रॉफिट इज जस्ट बिकॉज ऑफ गुडविल, और द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट इज जस्ट बिकॉज ऑफ गुडविल। ओके, अभी मैंने किसी का बिजनेस खरीदा, ओके, मेरा नाम है रिया, मेरा कंपनी है आर लिमिटेड। ओके, मैंने एक्स लिमिटेड का बिजनेस को खरीदा, ठीक है। अब अगर मैं एक्स लिमिटेड जैसा कंपनी बनाती, ठीक है, तो अगर आज मैं बनाऊंगी एक न्यू कंपनी, मुझे 10 लाख का प्रॉफिट होगा, बट अगर मैं एक्स लिमिटेड को हायर कर लूँ, अगर मैं इसको बाय आउट कर लूँ तो मुझे 20 लाख का प्रॉफिट होगा। तो ये 10 लाख का जो मुझे एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा, ओके, विद द सेम एसेट, विद द सेम लायबिलिटी, विद द सेम मार्केट, मुझे जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा, दैट एक्स्ट्रा प्रॉफिट इज नोन एज सुपर प्रॉफिट, और दैट इज नोन एज गुडविल। दैट इज बिकॉज ऑफ गुडविल यू आर गोइंग टू अर्न दैट मच एक्स्ट्रा प्रॉफिट, दैट इज नोन एज गुडविल। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज वाई वी नीड टू कैलकुलेट द गुडविल। ओके, अभी मैं ये फॉर्म को परचेज की 20 लाख देके, मैंने ये फॉर्म को मैंने कुछ पैसे देके परचेज की, तो नॉर्मली इसका जो वैल्यू होगा, एसेट एंड लायबिलिटी के जो वैल्यू होंगे, उससे कुछ ज़्यादा पेमेंट करके मैं वो फॉर्म को खरीदूंगी। तो वो जो एक्स्ट्रा पेमेंट है, दैट पेमेंट इज नोन एज गुडविल, एंड बिकॉज आई एम परचेसिंग दैट गुडविल ऑल्सो आई एम गोइंग टू रिकॉग्नाइज दैट इन माई बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, जो भी आपके परचेस्ड गुडविल हैं, जो गुडविल हम खरीद रहे हैं, उसको हमको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखानी पड़ती है। ओके, गुडविल दो टाइप के होते हैं, एक होता है सेल्फ जेनरेटेड। अभी मेरा आर लिमिटेड है, मैं 50 साल से एक बिजनेस कर रही हूँ, धीरे धीरे मेरा रेपुटेशन बढ़ता गया, इमेज बढ़ता गया, कस्टमर सेटिस्फाई होते गए, मेरा नाम होता गया, दैट इज माई सेल्फ जेनरेटेड गुडविल। उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं शो करते, बट मैंने किसी और का फॉर्म खरीदा, मैंने उस किसी और का बिजनेस खरीदा, उसको मैंने गुडविल के लिए पेमेंट किया, दैट इज माई परचेज्ड गुडविल, दैट विल बी शोन एज एन इंटेंजिबल एसेट इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, राइट। इतना तो आप लोग को बेसिक्स पता है, राइट। सो देखिए, गुडविल इज द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट। ओके, एक बिजनेस का एबिलिटी होता है टू अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट, क्योंकि देखो मेरा सीमेंट का बिजनेस है, मेरे बिजनेस काफ़ी 10-15 साल से है, अभी कोई और आएगा मार्केट पे नया सीमेंट का बिजनेस करके, तो डेफिनेटली उसको तो कुछ प्रॉफिट होंगे डेफिनेटली। सो उसका जो प्रॉफिट होगा, दैट प्रॉफिट विल बी नोन एज नॉर्मल प्रॉफिट।
बट क्योंकि मैं इतने साल से हूँ, मेरा मार्केट जमा हुआ है, मेरा गुडविल है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती, मेरा प्रोडक्ट अच्छा रहता है, मैं हाई प्राइस कस्टमर से नहीं लेती, हम लूटते नहीं हैं, जेन्युइन प्राइस में देते हैं, राइट। तो मेरे को सपोज अगर 15 लाख का प्रॉफिट हो रहा है बट इसको होगा 8 लाख का प्रॉफिट, तो मेरा जो 7 लाख का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है दैट इज नोन एज फॉर गुडविल। दैट एक्स्ट्रा प्रॉफिट इज जस्ट बिकॉज ऑफ गुडविल। ओके, गुडविल इज द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट। एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने का एबिलिटी को हम लोग बोलते हैं गुडविल। ओके, नाउ गुडविल कितने टाइप के होते हैं? गुडविल 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका सेल्फ जेनरेटेड गुडविल, एक होता है परचेज्ड गुडविल। जैसे कि मैंने बताया सेल्फ जेनरेटेड गुडविल का फ्रेंड्स हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते, इट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एंड नॉट शोन इन द बैलेंस शीट। बट परचेज गुडविल, हम किसी का बिजनेस खरीदे, उसको गुडविल के लिए हम लोगों ने पेमेंट किया, हम लोगों ने खरीदा, वो जैसे हमारा खर्चा हुआ, तो दैट इज रिकॉग्नाइज्ड एंड शोन इन द बैलेंस शीट एट कॉस्ट प्राइस। हम लोगों ने जितने प्राइस में उसको परचेज किया उसको हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करते हैं। क्लियर है? नाउ अभी इसके वैल्यूएशन के टेक्निक्स क्या क्या है, कितने तरीके से गुडविल का वैल्यूएशन हो सकता है। गुडविल के वैल्यूएशन के फ्रेंड्स नॉर्मली 4 मेथड हैं। एक होता है आपका एवरेज प्रॉफिट, एक होता है सुपर प्रॉफिट, थर्ड वन इज कैपिटलाइजेशन एंड द लास्ट वन इज एन्युटी मेथड। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट में फिर 2 तरीके के हो सकते हैं, दिस में भी सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। सुपर प्रॉफिट का कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। कैपिटलाइजेशन कैन अगेन बी ऑफ 2 टाइप्स, कैपिटलाइजेशन ऑफ दिस एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ दिस सुपर प्रॉफिट। ओके, एंड देन एन्युटी मेथड। ओके, तो 4 मेथड हैं गुडविल वैल्यूएशन के, सिंपली एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन एंड एन्युटी मेथड। ठीक है, हम लोग 4 वीडियो में एक एक करके कंप्लीट करेंगे एंड स्टडी मेट के जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेदर इट इज सिंपल और वेटेड बोथ। देखिए सिंपल एवरेज लिखा है, दिस इज सिंपली एवरेज प्रॉफिट मेथड। ओके, अभी ये एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या है, सुनिए ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स। देखिए एक बिजनेस है, ये एग्जिस्टिंग बिजनेस है, राम का बिजनेस है, ठीक है, और एक बिजनेस और एक इंसान है श्याम, ठीक है, ये सेम न्यू बिजनेस करना चाहता है बट ये न्यू बिजनेस स्टार्ट नहीं करके ये राम का बिजनेस को खरीदना चाहता है। ठीक है, बट नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर श्याम ये बिज़नेस न्यूली स्टार्ट करता, श्याम अगर ये बिज़नेस न्यूली स्टार्ट करता तो सपोज इसको 2 लाख और 3 लाख के प्रॉफिट होते मे बी। बट राम ये दावा करता है कि श्याम भैया अगर आप ये बिज़नेस करोगे ना तो स्टार्टिंग के 2-3 साल आपको कुछ भी प्रॉफिट नहीं होंगे। ये बिज़नेस ऐसा है कि स्टार्टिंग के 2-3 साल आपको कुछ भी प्रॉफिट नहीं होंगे, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ था। तो अगर आप मेरे बिज़नेस लेते हैं तो आपके स्टार्टिंग के 2 साल या 3 साल कुछ साल तक आपको कुछ प्रॉफिट होंगे एंड दैट प्रॉफिट इज ड्यू टू मी, ड्यू टू माई रेपुटेशन, ड्यू टू माई गुडविल। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दैट गुडविल? हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इसके वजह से इसको कितना प्रॉफिट होने वाला है? तो राम ने कहा देखिए भैया मेरे पास मेरे पिछले 3 साल के डेटा हैं, 3 साल के प्रॉफिट की डेटा, मुझे लास्ट 3 ईयर में 4, 5 एंड 7 लाख का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो आई एज्यूम कि इसका जो भी एवरेज होगा आपको कुछ साल तक उतने प्रॉफिट पर एनम मिलेंगे। इसका एवरेज कितना होगा? 5 + 4 9 एंड दिस 7 दैट इज 16/3 5 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 5.3 और 5 पॉइंट समथिंग इसके प्रॉफिट आएंगे। तो ये बोल रहा है श्याम को कि अगले 3 साल तक या फिर अगले 4 साल तक आपको हर साल 5 लाख का प्रॉफिट आपको होने वाला है जस्ट बिकॉज ऑफ मी, जस्ट बिकॉज ऑफ माई गुडविल। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ द गुडविल। ओके, अगर ये बोलेगा कि अगले 3 साल तक आपको मेरे वजह से उतने प्रॉफिट होने वाले हैं, 5 × 3 कितना 15, तो आप 15 लाख होगा मेरा वैल्यू ऑफ गुडविल। सो यहाँ पे बोला गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, आप आने वाले जितने सालों में मेरे लिए प्रॉफिट कमाने वाले हैं उसका एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, दैट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड। ओके, नाउ नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या है? दिस 3 ईयर्स। ओके, दिस 3 ईयर्स कि आप आने वाले कितने सालों के लिए मेरी वजह से प्रॉफिट कमाने वाले हो। ठीक है, उसके बाद तो आप अपने वजह से अपने मेहनत के लिए कमाओगे, तो मेरे गुडविल के लिए आप अगले कितने साल तक कमाने वाले हो, दैट इज नोन एज नंबर ऑफ ईयर्स परचेज एंड दिस नंबर ऑफ ईयर परचेज इज ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, कितने भी क्वेश्चन हो वर्ल्ड के सारे क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया रहता है। फाइन, सो व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट इज दिस एवरेज प्रॉफिट। ओके,
But now what is this average profit? This average profit is guys average of future maintainable profit और average of FMP, हम लोग इसको बोलेंगे FMP, ठीक है। अब future maintainable profit क्या है? Future maintainable profit is past profit that is going to be maintained in the future subject to adjustment, okay। नाउ यहाँ पे अपने पास्ट ईयर के प्रॉफिट का हम लोग एवरेज ले लिए कि आपको पास्ट में 3 साल तक, 1 साल 4 लाख का प्रॉफिट था, 1 साल 5 लाख का प्रॉफिट था, 1 लाख 7 लाख का प्रॉफिट था, आपने उसका एवरेज करके अपना गुडविल वैल्यू निकाल दिया, ठीक है। राम ने कहा कि मुझे लास्ट 3 ईयर्स में 4 लाख 5 लाख 7 लाख का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, तो मैं इसका एवरेज ले रहा हूँ एंड अगले 3 साल तक आपको इतने प्रॉफिट होंगे, दैट इज द वैल्यू ऑफ द गुडविल, ठीक है। बट आपको ये जो 4 लाख 5 लाख 7 लाख के प्रॉफिट हुए थे उसमें कुछ एबनॉर्मल आइटम भी तो हो सकते हैं, राइट। सपोज आपने कहीं और इन्वेस्ट किया था, कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्ट ही कर दिया था, उसमें से आपको बहुत बिग अमाउंट का डिविडेंड मिला था, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन योर प्रॉफिट, बट दैट इज नॉट गोइंग टू अर्न बाय श्याम को प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है, तो हम लोग ये प्रॉफिट में से उसको घटाएंगे ना डेफिनेटली। ऐसा हो सकता है कि जो 7 लाख का प्रॉफिट है इसमें आपने अपने स्टॉक को ओवर वैल्यू करके दिखा दिया है, अगर स्टॉक ओवर वैल्यूड हो जाएगा तब भी प्रॉफिट हाई दिखाएगा, और आप अभी गुडविल वैल्यू के लिए आपने स्टॉक को हाई दिखाया होगा तो उसको भी मैं एडजस्ट करेंगे। श्याम बोलेगा नहीं भाई आपका स्टॉक हाई रेट है, मैं एडजस्ट करूंगा जो नॉर्मल रेट है उसमें। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि इसको ये जो 4 लाख का प्रॉफिट है बहुत कम है, इसमें इसको बहुत बड़ा नुकसान हो गया था, फायर से लॉस हो गया था या फ्लड हो गया था, बट दैट इज एन एबनॉर्मल आइटम, नॉन रिकरिंग नेचर का है, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन एवरी ईयर फॉर श्याम ऑल्सो, राइट। वो तो नहीं होगा तो उसको हम लोग ऐड कर देंगे, उसकी वजह से उसका प्रॉफिट कम दिखा होगा, ओके। सो दैट इज द एडजस्टेड फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, ओके। Maintainable is how much profit is going to maintain in the future but subject to certain adjustment regarding abnormal item, okay, जो रेगुलर नहीं है, जो नॉन रिकरिंग नेचर का है, एबनॉर्मल आइटम कुछ होगा या फिर कुछ अकाउंटिंग एरर्स होंगे, टैक्सेशन का रेट हो सकता है, यहाँ पे आपका टैक्सेशन रेट 30% था, सपोज अभी मेरा टैक्सेशन रेट 40% हो गया है तो मेरा प्रॉफिट घट जाएगा, तो हम उसको भी एडजस्ट करेंगे, राइट। तो दिस काइंड ऑफ एडजस्टमेंट विल बी डन टू फाइंड आउट द एवरेज प्रॉफिट, देन विल मल्टीप्लाई विथ नंबर ऑफ ईयर परचेज एंड विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। अंडरस्टूड गाइड। सो क्या क्या एडजस्टमेंट होते हैं एक बार देखिए। आपको जब भी क्वेश्चन में प्रॉफिट देगा, ओके 3 इयर्स 4 इयर्स 5 इयर्स या फिर 1 ईयर, कितना का भी प्रॉफिट देगा, दैट प्रॉफिट इज गिवन प्रॉफिट इज ऑलवेज पैट, उसको हम लोग हमेशा कंसिडर करेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, राइट। अब अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है तो उसमें हम लोग पहले टैक्स को एडजस्ट करेंगे एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आएंगे, बिकॉज अभी ये सब ये राम का है, राम का लास्ट 3 इयर्स का आपको डेटा दे दिया, ठीक है, आपको प्रॉफिट का डेटा दे दिया, इसके बेसिस पे आप एवरेज प्रॉफिट निकालो, गुडविल निकालो। वी विल एज्यूम कि श्याम को इतना प्रॉफिट पर एनम होने वाला है जस्ट बिकॉज ऑफ आवर गुडविल, सो दैट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल, ओके। सो हम लोग यहाँ पे में भी 35% का टैक्स रेट था, अभी श्याम को 40% का टैक्स देना पड़ेगा, तो पहले हम इसको टैक्स एलिमेंट एडजस्ट करेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आएंगे, ठीक है। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आने के बाद हम लोग 5-6 आइटम है, बहुत सिंपल है, उसको एडजस्ट करेंगे। देखिए पहला है नॉन ट्रेड इनकम और लॉसेस, ओके, पहला प्लस और माइनस करोगे आप लोग नॉन ट्रेड इनकम और लॉसेस। फॉर एग्जांपल मैंने किसी का, अभी नॉन ट्रेड क्या होता है, मैंने कोई और कंपनी का शेयर खरीदा, सपोज मुझे टाटा का एजेंसी चाहिए, बट टाटा ने कहा कि मेरे एजेंसी लेने के लिए आपको मेरे 1000 शेयर खरीदने पड़ेंगे, तो आपने खरीदा, आपको उस पर डिविडेंड भी मिलेगा, सो दैट इज योर इन्वेस्टमेंट, बट दैट इज नॉट योर ट्रेड इन्वेस्टमेंट। आपने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं किया, आपने किसी और कंपनी पे इन्वेस्ट किया है, एंड आपके शेयर के बेनिफिट तो आपको मिलने वाले हैं ना, राम को मिलेंगे लाइफ टाइम के लिए, श्याम को थोड़ी मिलने वाले हैं ये इन्वेस्टमेंट के वैल्यू, इस इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉफिट, राइट। सो वैसे अगर कुछ नॉन ट्रेड इनकम या लॉसेस है तो हम उसको एडजस्ट करेंगे। उसके बाद कुछ एबनॉर्मल गेन और लॉस हुआ, ठीक है, आपका लॉटरी लग गया, आपको 10 लाख का प्रॉफिट हो गया, आप ये बोलोगे कि श्याम को भी 10 लाख का प्रॉफिट होने वाला है, वो तो गलत है ना, वो आपका एबनॉर्मल इनकम हुआ। आपको फायर के लिए 15 लाख का नुकसान हो गया, आप बोलोगे श्याम को भी नुकसान होने वाला है, तो नहीं है, जो जेन्युइन है, राइट। तो एबनॉर्मल गेन और लॉस को हम लोग एडजस्ट करेंगे। देन अकाउंटिंग एरर्स, अकाउंटिंग एरर्स क्या हो सकता है गाइस, सपोज स्टॉक का अंडर वैल्यूशन या ओवर वैल्यूशन हो गया, राइट। एक चीज़ समझिए, ये हम लोग का होता है ट्रेडिंग पीएल अकाउंट, राइट, ट्रेडिंग पीएल अकाउंट होता है। स्टॉक किधर रहता है, स्टॉक इधर रहता है क्लोजिंग स्टॉक, इधर रहता है ओपनिंग स्टॉक, इधर रहता है आपका सेल, दिस इज परचेज, और जो भी कॉस्ट रहता है डिफरेंस आता है आपका प्रॉफिट, राइट। सपोज मेरा सेल है 5 और मेरा क्लोजिंग स्टॉक है 2, ठीक है, और मेरा कॉस्ट ये सब मिला के है 3, तो 5 to 7 - 3 कितना, 4 इज माई प्रॉफिट, राइट। मेरा प्रॉफिट यहाँ पे 4 शो करेगा पैट, बट यहाँ पे सपोज टैक्स आने के बाद ओके एज्यूम्ड, यहाँ पे अगर मैं स्टॉक को बढ़ा दूंगी 5 कर दूंगी,
तो मेरा यहाँ पे 10 हो जाएगा, 5 5 10 माइनस 3 यहाँ पे 7 हो जाएगा, 3 से बढ़ जाएगा। अगर इसको कर दूंगी 10 तो ये और 5 से बढ़ जाएगा, ये 12 हो जाएगा, राइट। तो जब क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, बट इस साल का अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है, अगर ये क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, तो अगले साल में वो कहाँ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक में जाएगा। दिस 10 विल कम इन ओपनिंग स्टॉक, और अगर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो यहाँ से प्रॉफिट घटेगा। अगर क्रेडिट साइड बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, बट डेबिट साइड बढ़ेगा तो ये वाला अमाउंट घटेगा, राइट। दिस इज सिंपल, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ अकाउंटिंग एरर्स में हैव डन इन केस ऑफ द कंपनी वी आर गोइंग टू बाय। अगर उसका स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो उसका प्रॉफिट हाई शो कर रहा होगा, अगर उसका स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो उसका प्रॉफिट कम शो कर रहा होगा, तो हम उसको एडजस्ट करेंगे। फिर और क्या अकाउंटिंग एरर हो सकता है, सपोज उसका कोई कैपिटल एसेट है, उसको वो रेवेन्यू ट्रीट कर दिया है, ठीक है, उस पर डेप्रिसिएशन नहीं जा रहा है। रेवेन्यू मतलब सपोज उसने 5-6 लाख का कुछ रिपेयर मेंटेनेंस किया, कोई कैपिटल एसेट है उसका, उसमें रिपेयर मेंटेनेंस किया, तो रिपेयर मेंटेनेंस क्या होता है, कैपिटलाइज्ड होता है, बट उसको पीएल में रेवेन्यू में शो कर दिया, ठीक है। तो उसका प्रॉफिट उतना से घट गया तो हम लोग उसको प्रॉफिट में ऐड करेंगे, बट अगर वो कैपिटलाइज होता तो उस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज होता, तो हम डेप्रिसिएशन फिर माइनस करेंगे, ओके। वो सब हम क्वेश्चन में समझेंगे, बट दैट काइंड ऑफ अकाउंटिंग एरर्स, ऐसे अकाउंटिंग गलती हो सकती है। देन गुडविल राइट ऑफ, पुराना कंपनी जो है वो अपना गुडविल राइट ऑफ किया होगा, तो उसको हम लोग ऐड बैक करेंगे अपना प्रॉफिट घटाने के लिए, उसने राइट ऑफ किया होगा टैक्स बचाने के लिए। देन फ्यूचर इनकम, अब ये कंपनी है, ये बोलता है कि नहीं मेरा नॉर्मल 10% इनकम होगा भाई। अब अगर मैं कोई बिजनेस करूँगी तो कुछ तो इनकम देख के ही बिजनेस करूँगी ना, जो बिजनेस में इनकम नहीं है वो मैं क्यों करूँगी, ओके। सो फ्यूचर इनकम या फिर कुछ फ्यूचर एक्सपेंसेस होंगे उसको वो एडजस्ट करेगा, एडजस्ट करने के बाद उसका आएगा एडजस्टेड पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देन उसको जो टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा मे बी सेम और मे बी डिफरेंट, वो टैक्स माइनस करने के बाद उसको आएगा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। अंडरस्टूड, क्लियर हुआ। नाउ इस फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट 2 ईयर्स 3 ईयर्स 4 ईयर्स जितने भी रहेंगे, इसका हम लोग निकालेंगे एवरेज, बिकॉज हमको क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट इज एवरेज ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। सो दिस एवरेज विल बी, इट मे बी सिंपल एवरेज और इट मे बी वेटेड एवरेज, ओके। अब कब हम लोग अप्लाई करेंगे सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज, इफ दिस प्रॉफिट आर इन ए ट्रेंड, ओके। ट्रेंड मतलब इधर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, सपोज दिस प्रॉफिट इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7, सो इट इज एन इंक्रीजिंग ट्रेंड, तो आप यहाँ पे वेट लगाओगे। या फिर ऐसे हुआ कि दिस इज 7, दिस इज 6, दिस इज 5, दिस इज ऑल्सो इन ट्रेंड, दिस इज डिक्रीजिंग ट्रेंड, देन यू आर गोइंग टू अप्लाई वेटेड एवरेज मेथड, ओके। बट अगर ये है 5, ये है 6, देन ये 4 हो गया, तो ये इंक्रीज हुआ देन डिक्रीज, सो दिस इज नॉट ए ट्रेंड, ओके। तो यहाँ पे आपका कोई भी मेथड नहीं लगा, वहाँ पे आप लोग सिंपल एवरेज लगाओगे, दिस प्लस डे डिवाइडेड बाई 3, 2 है तो दिस प्लस डे डिवाइडेड बाई 2, 4 है तो ऑल सम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स, जो भी होगा 4, ठीक है। तो दैट इज सिंपल एवरेज। बट वेटेड एवरेज लगाने से आप लोग वेट कैसे दोगे, राइट। वेट देते हैं फ्रेंड्स, रिसेंट ईयर को हम लोग ज़्यादा वेट देंगे, ओके। मैंने यहाँ पे लिखा नॉर्मली नोट नंबर 1, नाउ अप्लाई एवरेज सिंपल और वेटेड। यहाँ पे अभी हम लोग एफएमपी निकाले, एफएमपी निकालने के बाद हम लोग एवरेज अप्लाई करेंगे सिंपल और वेटेड। इफ द अबव कैलकुलेटेड एफएमपी इज इन ए ट्रेंड, अगर वो ट्रेंड में होगा इधर इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इधर 5 6 7 और 6 4 6 7 6 4, ओके, इधर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, देन अप्लाई वेटेड एवरेज मेथड, अदरवाइज यू आर गोइंग टू अप्लाई सिंपल एवरेज मेथड। देन हाउ टू गिव वेटेज, हाउ द वेट शुड बी गिवन, वेट शुड बी गिवन लाइक रिसेंट प्रॉफिट विल बी गिवन मोर वेटेज, ओके। आपको पास्ट प्रॉफिट दिया होगा, जिसका बिजनेस आप लोग एक्वायर कर रहे हो, जिसका बिजनेस आप लोग परचेज करने वाले हो, अपना पास्ट प्रॉफिट दिया होगा इन केस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो अब किसकी, क्योंकि वो पास्ट प्रॉफिट का ही तो आप लोग एवरेज लेके निकालोगे ना, कि आपको उसके गुडविल के वजह से कितने प्रॉफिट होने वाले हैं, दैट इज द एवरेज प्रॉफिट। सो आपको जितने ईयर्स का डेटा दिया होगा उसमें से रिसेंट ईयर जो होगा ना, उसको आप लोग ज़्यादा वेटेज देंगे। फॉर एग्जांपल आपको 4 साल का डेटा उसने दिया है 2018, 19, 20 और 21, सो विच इज़ द मोस्ट रिसेंट ईयर, मोस्ट रिसेंट इज 2021, तो ये 4 साल का है तो इसको हाईएस्ट वेट हम लोग देंगे 4, देन 3, देन 2, देन 1। जो पुराना साल है उसको सबसे कम वेट, जो रिसेंट ईयर है उसको सबसे ज़्यादा वेट, इस तरीके से आप लोग वेट देंगे, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद मैंने 2 नोट्स लिखे हैं, ये हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मैं ये नोट्स आपको समझाऊंगी, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बहुत सिंपली नोट्स लिखा है। एंड गाइस, एवरेज प्रॉफिट मेथड पे एसपीएम बुक में कुछ भी क्वेश्चंस नहीं है, बट हाँ आपके सेमी फाइनल के सीएफआर बुक में सिंपल एवरेज के बेसिस पे एंड वेटेड एवरेज के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस है, आप चाहो तो उसको सॉल्व कर सकते हो, बट उससे थोड़ा सा ऊपर लेवल का क्वेश्चन मैंने खुद से बनाया है एंड एग्जाम्पल लिया है, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे पहले, ठीक है। देखिए
रीड कीजिए क्वेश्चन। जेट लिमिटेड एग्रीज टू बाय बिजनेस ऑफ ए सोल ट्रेडर। जेट लिमिटेड है वो एक सोल ट्रेडर का बिजनेस खरीदना चाहता है। फॉर दैट गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 5 years परचेज ऑफ एवरेज ऑफ प्रीवियस 4 years एडजस्टेड प्रॉफिट। 5 years परचेज मतलब कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको दे दिया, दिस इज नंबर ऑफ ईयर परचेज, राइट। एंड आपको दिया एवरेज ऑफ प्रीवियस 4 year एडजस्टेड प्रॉफिट। 4 years का आपको प्रॉफिट दिया है, उसका आपको एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 December 2014 टू 31 December 2017। 2014 से 2017 का प्रॉफिट का आपको दे दिया है। फिर एज फॉलोज 20,000, 20,200, 24,800, 25,000, 30,000। ओके, 2014 से 17 तक का आपको प्रॉफिट दे दिया है, किसका? सोल ट्रेडर का, राइट। इन 2014 देयर वाज ए लॉस ऑफ 5,000 बिकॉज ऑफ फ्लड। मतलब 2014 का जो ये 20,200 इनकम है, इसमें 5,000 क्या है? लॉस एडजस्टेड। दैट मीन्स अगर ये फ्लड नहीं हुआ होता तो इसका प्रॉफिट कितना होता? 20,200 प्लस 5,000 प्रॉफिट ज़्यादा होता, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्लड उसका नुकसान हो गया। तो इसको हम लोग 2014 के प्रॉफिट में एडजस्ट करेंगे। देन क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडिंग 31 December 2015 वाज ओवर वैल्यूड बाय 2,400 रुपीज। सो 2015 का जो ये प्रॉफिट दिखा रहा है 24,800, ये 2,400 से ज़्यादा है क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक है। ये क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड है दैट मीन्स प्रॉफिट ओवर वैल्यूड है, तो प्रॉफिट को हम लोग रिड्यूस करेंगे। देन क्या बोला? इन ऑर्डर टू कवर कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड एनुअल चार्ज ऑफ 4,800 शुड बी मेड। मैनेजमेंट का कॉस्ट के लिए जो जेड लिमिटेड है उसको 4,800 रुपीज़ का एक्स्ट्रा खर्चा पड़ेगा पर एनम। देन ऑन 1 September 2016 ए मेजर रिपेयर एक्सपेंडिचर टू प्लांट एंड मशीनरी फॉर ₹6,000 वर चार्ज टू रेवेन्यू। ओके, 1 September 2016 को एक रिपेयर एक्सपेंडिचर हुआ था प्लांट एंड मशीनरी पे 6,000 रुपीज़ का, बट वो रेवेन्यू में चार्ज हो गया। मतलब हम लोग उसको पीएल में एज एन एक्सपेंडिचर दिखाएं तो मेरा प्रॉफिट कम हो गया होगा, तो इसको हम लोग प्रॉफिट में ऐड करेंगे। दिस वॉज एग्रीड टू कैपिटलाइज्ड। ये कैपिटलाइज्ड होना चाहिए, और अगर ये कैपिटलाइज्ड होता तो इस पर डेप्रीशिएशन भी चार्ज होता, सब्जेक्ट टू 10% डेप्रीशिएशन ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, 10% डेप्रीशिएशन भी लगेगा ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, इसको हम लोग सीखेंगे। देन प्रॉफिट आर बिफोर मैनेजरियल रेम्यूनरेशन ऑफ 1,500, 2,000, 1,300 एंड 1,400 इन 2014 टू 17। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन को कंसिडर नहीं किया गया है प्रॉफिट कैलकुलेशन में, तो इतना से हम लोग का घटेगा। दिस इज द एक्सपेंडिचर, राइट। देन प्रॉफिट आर सब्जेक्ट टू ए टैक्स रेट ऑफ 30% इन द 2014 टू 17। 14 से 17 का सोल ट्रेडर का टैक्स रेट कितना था? 30%। इन फ्यूचर इट विल बी 40%, बट जेट लिमिटेड को 40% टैक्स देना पड़ेगा, तो इसको भी हम लोग एडजस्ट करेंगे। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। ओके, मैंने कोशिश किया है कि ऑलमोस्ट 80-90% एडजस्टमेंट को इसी एग्जाम्पल में ले लूँ, सो दैट आपका ये एक प्रिंसिपल सम बन जाए। जब भी आपको एवरेज प्रॉफिट करना हो, एग्जाम्पल निकाला, क्वेश्चन किया, क्योंकि आपको 90% क्वेश्चंस में ये बेसिक एडजस्टमेंट देखने को ही मिलेंगे, वेदर इट इज़ एवरेज प्रॉफिट और इट इज़ सुपर प्रॉफिट और इट इज़ कैपिटलाइजेशन, एनी मेथड। ओके फ्रेंड्स, सो सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। देखिए सॉल्यूशन से, देखिए एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल का वैल्यू क्या है? गुडविल का वैल्यू है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, right? Average profit into number of years purchase, and this average profit is nothing but this is average of FMP, that is future maintainable profit, right? Number of years purchase आपको क्या दिया? Goodwill is to be valued at 5 years purchase, right? Number of years purchase आपको दे दिया 5 year. Only you will have to find out is the average profit. आपको average profit find out करनी है। वो भी बोला है प्रीवियस 4 years एडजस्टेड प्रॉफिट, प्रीवियस 4 year के प्रॉफिट में एडजस्ट करके आपको एफएमपी निकालना है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 December 2014 टू 17 तक क्या दिया है? देखिए यहाँ पे लिखिए 2014, 2015, 2016 एंड 2017, राइट। मैंने कहा जो भी प्रॉफिट दिया होगा दैट प्रॉफिट इज ऑलवेज ट्रीटेड एज पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अनलेस एंड अनटिल इट इज मेंशन दैट दिस प्रॉफिट आर पीबीटी, दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हम लोग ऑलवेज एज्यूम करेंगे कि दिस इज पैट। ओके, यहाँ पे पैट कितना दिया? 20,200, दिस इज 24,800, दिस इज 25,000 एंड दिस इज 30,000,
ओके, आपको पैड दे दिया। फिर मैंने क्या कहा, आपको यहाँ पे टैक्सेशन एडजस्ट करनी है। सबसे पहले हमको टैक्स ऐड करना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में पहुँचना है। आपको यहाँ पे दिया फ्रेंड्स, प्रॉफिट्स आर सब्जेक्ट टू ए टैक्स रेट ऑफ 30% इन द ईयर 2014 to 17, इन फ्यूचर इट विल बी 40%। ओके, तो ये जो पैट आया है ये आफ्टर टैक्स है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एट द रेट 30%, बट इन फ्यूचर तो 40% का टैक्स लगा, राइट। तो हम लोग पहले ये 30% टैक्स को एडजस्ट करके प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आएंगे। ओके, टैक्स एट द रेट 30% हम लोग ऐड करेंगे। आफ्टर टैक्स ये बचा है, सो दिस इज 70%, तो 30% कितना होगा, 20,200 डिवाइडेड बाई 70% इंटू 30%, राइट। ये आएगा आपका 8657। ओके, दिस इज टैक्स अमाउंट। उसके बाद ये आएगा आपका 10629, दिस इज 10714, दिस इज 12857। ओके, इफ दिस इज 70% देन 100% कितना, देन 30% कितना। ओके, सो ये आ जाएगा आपका टैक्सेशन। ओके, तो यहाँ से क्या निकलेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसको ऐड करो, दिस प्लस दिस, दिस इज 28,857, देन ऐड कीजिए 35,429, दिस इज 35,714 एंड दिस इज 42,857। ओके, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। देन हम लोग एक एक एडजस्टमेंट को एडजस्ट करेंगे, राइट। हम लोग का पहला एडजस्टमेंट क्या था, इन 2014 देयर वाज ए लॉस ऑफ 5,000 बिकॉज ऑफ फ्लड। ओके, 2014 में फ्लड के लिए नुकसान हुआ 5,000 का, तो 2014 का हमारा जो ये प्रॉफिट शो कर रहा है 5,000 से कम शो कर रहा होगा, राइट। तो हम लोग इसको ऐड कर देंगे, लॉस ड्यू टू फ्लड, या फिर हम इसको लिख सकते हैं एबनॉर्मल लॉस। ये क्या है फ्रेंड्स, एबनॉर्मल लॉस, राइट। कितना का है, 5,000 का, तो हम लोग इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। बाकी ईयर्स का तो कुछ नहीं, 2014 में हम लोग इसको ऐड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट था क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडिंग 31 December 2015 वाज ओवर वैल्यूड बाय 2,400 रुपीज़। ओके, 2015 का फ्रेंड्स आपका स्टॉक वैल्यूएशन ओवर वैल्यूड हुआ है। मैंने अभी भी आपको समझाया, अगर स्टॉक ओवर वैल्यूड है, अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो प्रॉफिट बढ़ के है, अगर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो प्रॉफिट घट के है, राइट। 2015 का स्टॉक ओवर वैल्यूड है 2,400 रुपीज़ से, दैट मीन्स ये जो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट ओवर वैल्यूड है 24 रुपीज़ से, राइट। यहाँ पे हम लोग एडजस्ट क्या करेंगे, अकाउंटिंग एरर, दिस इज अकाउंटिंग एरर, राइट। स्टॉक एडजस्टमेंट भी आप लोग लिख सकते हो। 2014 का कुछ नहीं, 15 पे 2,400 रुपीज़ ओवर वैल्यूड है, मतलब प्रॉफिट बढ़ के है, हम लोग प्रॉफिट को घटा देंगे। बट 2015 का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वही 2016 का ओपनिंग स्टॉक भी होगा। अगर इसका क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो 2016 का ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है। अगर 2016 का ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो इसका प्रॉफिट घट के कितना है, इसका प्रॉफिट घट के है, दिस 25,000 इज, उसका प्रॉफिट 2,400 से कम है, तो इसमें हम लोग 2,400 ऐड कर देंगे। ये चीज़ समझ में आया गाइस। इसका जो क्लोजिंग स्टॉक था 2015 का और 2016 का ओपनिंग स्टॉक होगा, और अगर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो प्रॉफिट कम होके है, प्रॉफिट अगर कम होके है तो हम लोग प्रॉफिट को बढ़ाएंगे। 17 तक कोई एडजस्टमेंट नहीं, राइट। उसके बाद आपको क्या एडजस्टमेंट दी गई है, और उसके बाद आपको दिया गया in order to cover cost of management and annual charges of ₹4,800 should be made। ओके, मैनेजमेंट का खर्चा के लिए एनुअली 4,800 रुपीज़ का एक चार्जेस ऐड करना चाहिए। तो आप लिखेंगे फ्यूचर एक्सपेंसेस, मैंने कहा फ्यूचर इनकम और एक्सपेंसेस को भी हम लोग कंसिडर करेंगे। फ्यूचर में मैनेजमेंट के चार्जेस के लिए हर साल 4,800 का एक एक्स्ट्रा खर्चा होगा, तो हम लोग 4,800 रुपीज़ अपने प्रॉफिट से माइनस करेंगे। या तो आप हर साल माइनस करो, या फिर क्योंकि सेम अमाउंट एवरी ईयर खर्चा होने वाला है तो आप लोग एवरेज से एवरेज निकालने के बाद भी 4,800 माइनस कर सकते थे। ओके, वो भी हम लोग करके देख लेंगे। उसके बाद आपको क्या बोला गया, उसके बाद बोले वो लोग ऑन 1 September 2016, मतलब थर्ड ईयर में, ए मेजर रिपेयर एक्सपेंडिचर टू प्लांट एंड मशीनरी फॉर ₹6,000 वर चार्ज टू रेवेन्यू। ओके, प्लांट एंड मशीनरी के लिए एक रिपेयर मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर हुआ जो था ₹6,000 का, बहुत हेवी एक्सपेंडिचर था। इसको हमको कैपिटलाइज्ड करना था, कैपिटल में इसको ऐड करना था, बट हमने क्या किया, उसको हम लोगों ने रेवेन्यू पे चार्ज कर दिया, मतलब हम लोगों ने पीएल में उसमें एक्सपेंडिचर दिखा दिया। दैट मीन्स मेरा प्रॉफिट घट गया 6,000 रुपीज़ से। फिर बोला दिस वाज एग्रीड टू बी कैपिटलाइज सब्जेक्ट टू 10% डेप्रिसिएशन ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इसको अच्छे से समझना गाइस, देखिए
ये मेरा ट्रेडिंग पीएल अकाउंट है, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक्सपेंसेस दिखा दिया 6000 का, बट ये जाना कहाँ चाहिए था, ये जाना चाहिए था बैलेंस शीट में एसेट साइड में, कैपिटलाइज होना था 6000 रुपीज़ माइनस डेप्रीशिएशन, 6000 के ऊपर डेप्रीशिएशन 10% का लगना था, राइट। ट्रीटमेंट होना था ये, बट ट्रीटमेंट हो गया ये, तो हमें हमको दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा, राइट। पहले हम लोग पीएल में 6000 रुपीज़ ऐड करेंगे, देन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डेप्रीशिएशन को कंसीडर करेंगे, राइट। सो पीएल से पहले आप लोग 6000 रुपीज़ ऐड कर दो, 2016 में है ये, तो 1 सितंबर 2016, तो इसमें ऐड करो कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज टू रेवेन्यू, ऐसे लिख सकते हो। 14 में कुछ नहीं था, 15 में कुछ नहीं था, 16 में कितना था, 6000 रुपीज़ हम लोग ऐड करेंगे, राइट। और क्या करेंगे हम, फिर इसमें लेंगे डेप्रीसिएशन ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। डेप्रीसिएशन हम लोग माइनस करेंगे, कितना करेंगे, 6000 का 6%, राइट। 6000 का हम लोग लेंगे 6%, बट कितना मंथ्स के लिए लेंगे गाइस, कितना मंथ्स के लिए, 1 सितंबर है एंड क्लोजिंग ईयर कितना है, दिसंबर है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 मंथ्स के लिए हम लोग डेप्रीसिएशन कंसीडर करेंगे, राइट। दिस इज 4 डिवाइडेड बाय 12, कितना होगा 3 एंड 3600 डिवाइडेड बाय, दिस इज 200 रुपीज़, ओके। दिस इज 10%, ओके। 6000 इंटू 10% इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12, दैट इज 200 रुपीज़, ओके। 200 रुपीज़ डेप्रीशिएशन हम लोग माइनस करेंगे, राइट। फिर अगेन सेकेंड ईयर का फिर प्रॉफिट दिया है, इसमें भी डेप्रीशिएशन कंसिडर होना चाहिए था, राइट। इसमें भी नहीं हुआ, तो इसमें ये एसेट का वैल्यू कितना था, 6000 माइनस 200, दैट इज 5800, राइट, इंटू 10%, इंटू ये तो 12 मंथ्स के लिए जाएगा, तो 12/12 पूरा 12 मंथ्स के लिए जाएगा। 5800 का 10% कितना, 580, दिस इज 580, आपका डेप्रिसिएशन माइनस होगा यहाँ से 580। क्लियर हुआ ये चीज़, समझ में आया, आई थिंक समझ में आएगा, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है ये। देखिए इसको मैंने फिर नोट में भी लिख दिया है, व्हेनेवर यू कंसिडर द एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ओके। एक ईयर का क्लोजिंग स्टॉक का अगर आपको एडजस्टमेंट दिया है, वेदर इट इज ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड, ऑल्सो कंसिडर द ओपनिंग स्टॉक फॉर द नेक्स्ट ईयर, ओके। अगर आपको एक साल का क्लोजिंग स्टॉक का कुछ भी एडजस्टमेंट दिया है तो आप उसको तो एडजस्ट करेंगे, उसके साथ साथ और कौन सा ईयर का इफेक्ट होगा, उसके अगले साल का ओपनिंग स्टॉक में भी इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट है जिसको आपको ध्यान पे रखना है। दूसरा पॉइंट है, इफ एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर इन फिक्स्ड एसेट चार्ज टू रेवेन्यू, ओके, देन एडिट बैक टू द प्रॉफिट, बिकॉज हम लोगों ने रेवेन्यू अकाउंट में चार्ज कर दिया तो हम उसको पहले प्रॉफिट पे ऐड करेंगे, बट ऑल्सो कंसिडर द डेप्रीशिएशन इफेक्ट इन द करेंट ईयर एज वेल एज द सक्सीडिंग ईयर, ओके। लाइक 2016 में आप लोगों ने मशीनरी खरीदा एंड उसको रेवेन्यू में चार्ज कर दिया, तो उसको कैपिटलाइज करना था, कैपिटलाइज करने से 2016 में भी डेप्रीसिएशन इफेक्ट आएगा, एंड 2016 के बाद हर एक साल उसका डेप्रीसिएशन इफेक्ट आएगा, तो हम लोगों ने 2017 में भी उसका डेप्रीसिएशन इफेक्ट लिया, राइट। सो करेंट ईयर एज वेल एज सक्सीडिंग ईयर में भी हम लोग डेप्रीसिएशन इम्पैक्ट लेंगे। उसके बाद अगेन डेप्रीशिएशन में भी गिवन इधर एसएलएम और डीबीएम, स्टेट लाइन में भी हो सकता है, आपको क्वेश्चन में डीबीएम मेथड पे दिया था, ओके। उसके बाद और क्या बोला, और क्या एडजस्टमेंट है, प्रॉफिट्स आर बिफोर मैनेजरियल रेम्यूनरेशन ऑफ 1500, 2000, 1300 एंड 1400, ओके। तो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन प्रॉफिट से माइनस नहीं हुआ है, ये भी फ्यूचर एक्सपेंडिचर है, फ्यूचर में हम लोग को मैनेजरियल रेम्यूनरेशन देना पड़ेगा 1500, 2000, 1300 और 1400 रुपये का, ठीक है। तो इसको भी हम लोग माइनस करेंगे, इसमें लिख दो माइनस मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, ठीक है। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन कितना कितना है, 1500, 2000, 1300 एंड 1400, ठीक है। सारे एडजस्टमेंट्स हो गए। ये क्या आया, एडजस्टेड पीबीटी, राइट, एडजस्टेड पीबीटी हम लोग का आ गया। इसको आप लोग कैलकुलेशन करेंगे फ्रेंड्स, ये निकलेगा आप लोग का 27,557, ओनली एड लेस करनी है, देन 26,229, देन 37,814, देन 36,077, ओके, ये इतना आएगा। उसके बाद फिर हम लोग टैक्स माइनस करेंगे, टैक्स कितना 40% पे, क्योंकि पहले 30% था बट अभी 40% हो गया, तो इसका 40% डायरेक्टली निकालो, 11,023, दिस इज 10492, दिस इज 15,126 एंड 14,431,
ओके, टैक्स जाने के बाद जो बचेगा क्या आएगा फ्रेंड्स, ये आएगा आपका फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ठीक है, 16,534,157, थोड़ा सा ऑड फिगर है गाइस, क्योंकि मैंने ये खुद से एग्जांपल लिया है इसलिए थोड़ा सा ऑड फिगर आ रहा है। 22,688 एंड 21,646। ओके, ये आप लोग का आ गया फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ओके, अभी देखिए हम लोग क्या एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए अभी आपको इसमें एवरेज डालना पड़ेगा, इधर सिंपल और वेटेड। देखिए ये ट्रेंड पे है क्या, 16 था, फिर 15 हुआ, घटा, फिर यहाँ पे इंक्रीज हो गया, फिर यहाँ पे डिक्रीज हो गया, सो देयर इज नो ट्रेंड। ट्रेंड नहीं तो हम लोग सिंपल एवरेज डालेंगे, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 4। नॉर्मली निकालो एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट निकालो। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 4 साल का ऐड कर दो, 16,534 प्लस 15,734 प्लस 22,688 प्लस 21,646 डिवाइडेड बाय 4 आएगा फ्रेंड्स आप लोग का 19,151 इज द एवरेज प्रॉफिट। गुडविल क्या होगा, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, राइट। एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 19,151 इंटू 5 ईयर्स परचेज, राइट, इज इक्वल टू आएगा आपका 95,753। ओके, उतना आ रहा है तो 19,151 इंटू 5, 95,755। ओके, ये आप लोग का आ रहा है वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। आई होप आप लोग को सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है उसका कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आएगा कि वैल्यू ऑफ गुडविल क्या है। मैंने ये खुद का एग्जांपल इसीलिए लिया बिकॉज ये जो एडजस्टमेंट्स है ये आपको सुपर प्रॉफिट मेथड में भी देखने को मिलेंगे। सारे मेथड्स में आपको ये बेसिक एडजस्टमेंट्स देखने को मिलेंगे, सो ये समझना बहुत जरूरी था मास्टर सम में ये। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड नेक्स्ट वीडियो से। वीडियोस थोड़े से लॉन्ग हो रहे हैं गाइस, बट पेशेंटली देखिए, आप लोग का कंसेप्चुअल क्लैरिटी आना बहुत ज़रूरी है। सुपर प्रॉफिट मेथड से बुक में बहुत सारे क्वेश्चन है, हम लोग बुक के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।